हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतिवर्षी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्न है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं सीधा आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पे आपको डेली लगातार अच्छे अच्छे क्लास मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप जाकर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। प्लीज़ आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से नया मिले आप उसको तुरंत नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आज यहाँ पे आपको एक क्लास से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर आज 15 नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये नंबर आपके कम नहीं होते हैं, ये नंबर आपके बहुत हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा आज की क्लास की ओर। फर्स्ट आपका है जैव विकास किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे आ जाएंगे क्वेश्चन सीधे कि जैव विकास किसे कहते हैं। इसका होगा उत्तर कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से देखकर और समझते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड आपका है, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है। दोस्तों, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में दो वैज्ञानिक लेमार्क तथा डार्विन। दोस्तों, कौन कौन? लेमार्क तथा डार्विन का नाम बहुचर्चित में है। दोस्तों, सन 1917 में फ्रांस वैज्ञानिक लेमार्क कहाँ के थे? लेमार्क थे आपके फ्रांस की, ठीक है। फ्रांस वैज्ञानिक लेमार्क के विचारों को लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्राकृतिक चयनवाद क्या है। जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध होना। दोस्तों, उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का चयन करती है। इसे ही प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं जैव विकास। नेक्स्ट आपका है जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक संरचनाएं कौन सी हैं। देखिए दोस्तों, आपको बताना होगा कि समानताएं। दोस्तों, समानताएं इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन सा है? एक आपका है समरूप या समजात रचनाएं। ओके दोस्तों, समरूप रचनाएं और समजात रचनाएं। आपसे पूछ लेगा कि समानताएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको बताना है दो प्रकार की होती हैं, पहला समरूप और दूसरा समजात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है जीवाश्म विज्ञान क्या है। जीवाश्म विज्ञान क्या है? अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं हैं, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं। ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, यानी जो आज के हजारों वर्ष पहले जो जीव जंतु थे लेकिन अब वो नहीं है, तो अब उनका कोई भी प्रजाति नहीं है। वो लोग चट्टानों के नीचे दबे हुए हैं और उनका अवशेष यानी उनकी दोस्तों हड्डियां जो हम सबको मिलती हैं वही है आपका जीवाश्म है। वही आपका जीवाश्म अध्ययन के अंतर्गत आएगा, यानी जीवाश्म विज्ञान कहलाएगा। अब ये देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। यह दोस्तों हमारा पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों से मिलकर बना है। संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार बताइए। दोस्तों, इसके दो आधार हैं। कौन कौन? अजैविक और जैविक, या फिर आप इसको जैविक और अजैविक भी बोल सकते हो। अजैविक घटक के अंतर्गत आपके
कार्बनिक, अकार्बनिक एवं जलवायु, ये आपके तीनों आ जाएंगे। और अजैविक के अंतर्गत आपका उत्पाद, हरे पौधे, उपभोक्ता तथा अपघटक एवं अपर भोजी, ओके ओके दोस्तों, अपर भोजी आएंगे। और यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला, आपका क्या अभिप्राय है? देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होती है वह आहार या खाद्य श्रृंखला कहलाएगी। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर बताइए। दोस्तों, सरल खाद्य श्रृंखला के 3 स्तर हैं। पहला आपका उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। ओके दोस्तों, आपको ये तीनों स्तर याद रखना है, आपके एग्जाम में आ जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि खाद्य जाल से क्या आशय है। कोई भी जीव एक से अधिक पोषक तत्वों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता है, ऐसे परितंत्र को खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। पारिस्थितिकी पिरामिड से हमारा आशय खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी के अंत तक पहुँचते पहुँचते उपभोक्ताओं की संख्या भी कम हो जाती है। ये होता है आपका पारिस्थितिकी पिरामिड के अंतर्गत आपका आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम लोग जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिक के नाम बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कि आपके जैव विकास से संबंधित आपके 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। दोस्तों, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन और डीब्रिज, क्योंकि ये आपके 3 वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट आपका है जैव विकास के प्रमाण क्या हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जैव विकास के प्रमाण हमको किस किस रूप में मिल जाते हैं। दोस्तों, शारीरिक विज्ञान, आनुवांशिकी और दोस्तों जीव जंतु व पौधों की तुलनात्मक शरीर रचना। ठीक है, ये आपके हैं जैव विकास के 3 प्रमाण। आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए आगे बढ़िए। और दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर आपका है जैव विकास क्या है। जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह कर्मिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्णकाल के सरल एवं निम्न श्रेणी के पौधे तथा जंतु के उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, ये आपके तो कहलाएंगे जैव विकास। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 9 डार्विनवाद क्या है। 9 डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें पुरानी जाति से नए जाति के विकास में दोस्तों कई कारक कार्य तो करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपका है किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी ब्रिज का नाम प्रसिद्ध है। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करने के कारक ह्यूगो डी ब्रिज का नाम प्रसिद्ध है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग लेमार्क का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर है। यहाँ पर हम बात करते हैं लेमार्क की। दोस्तों, जहाँ पर भी आपको दिख जाए लेमार्कवाद, दोस्तों इनका हो जाएगा जिराफ। ओके दोस्तों, लेमार्क जहाँ आपको दिख जाए उनका हो जाएगा तो जिराफ के ऊपर प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ हम देखते हैं उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं। उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं। हाईलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने इरविन प्रिमरोज के पौधे की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधे में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जनक पौधे में काफ़ी भिन्न होती हैं। ओके दोस्तों, अनेक पौधों से अलग अलग भिन्न होती हैं। इनके भिन्न की इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। लंबी अवधि तक इन प्रकार के अध्ययन के बाद ड्रीविज ने सन 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से
नेक्स्ट आपका है नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। नए जातियों के उद्भव के सिद्धांत को ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट आपका है डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। यह हो जाएगा आपका डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन तथा नव डार्विनवाद को जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है डार्विनवाद की आलोचना की और इनका दूसरा है कि डार्विनवाद में विभिन्नताओं की उपस्थिति तथा कारणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। समस्या तीसरा आपका है समस्या इस बात की थी कि इनकी वंशागति होती है, वे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर पहुंच सकती है। अब यहाँ हम बात करते हैं खनिज की। अब खनिज की बात करते हैं तो खनिज आपके क्या हैं, भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व तथा यौगिक को खनिज कहते हैं। ओके, तो जो हमारे पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व होते हैं अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं, खनिज हमारे भू प्रॉपर्टी या समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। एक्स किसे कहते हैं, ऐसे खनिज जिनमें धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत से होता है उसे हम लोग एक्स कहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं निम्न धातुओं में एक्स का नामोल्लेख कीजिए। दोस्तों ये आपका है सोना, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और कैल्शियम। ये दोस्तों आपके धातु के नाम हैं, ये आपके एक्स के नाम हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि लोहा का एक्स का नाम क्या होगा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, कैल्शियम। दोस्तों लोहा का होगा आपका हेमेटाइट, तांबा का आपका होगा कॉपर, पायराइट, सोना का आपका हो जाएगा मुक्त अवस्था में। दोस्तों सोना आपका मुक्त अवस्था में मिल जाता है। एल्युमिनियम आपका होगा बॉक्साइट, कैल्शियम आपका होगा चूना पत्थर। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अधात्विक खनिजों से प्राप्ति स्थान का नामोल्लेख कीजिए, जैसे कि अभ्रक, बहुमूल्य पत्थर, पेट्रोलियम और कोयला। अभ्रक आपका हो गया बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान। ठीक है, अब ये जाएगा आपका बहुमूल्य पत्थर राजस्थान। पेट्रोलियम गुजरात, असम, ये आपके दोस्तों गुजरात, असम, अरब सागर तटीय क्षेत्र तथा कृष्णा, कावेरी नदी, गोदावरी नदी में पाए जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कोयला की, पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा तमिलनाडु में ये आपके कोयला पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका एक्स। एक्स से धातु निष्कर्षण की विधियाँ लिखिए। दोस्तों गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय और फेन-प्लावन विधि, ये आपके एक्स के धातु के निष्कर्षण की 3 विधियां हैं। नेक्स्ट आपका है एक्स से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है। प्रगलन से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं। अशुद्ध युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के कण का विलयन लेते हैं जिसे धातु अपघटन कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं तन्यता क्या है। देखिए दोस्तों तन्यता आपका क्या है, धातुओं को खींचकर तार बनाया जाता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तन करने के गुण को हम तन्यता कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से चालकता क्या है। सभी धातुएं विद्युत की कुचालक हैं क्योंकि इनमें विद्युत प्रभाव संभव है। यही आपका चालकता है, जिसमें आपका विद्युत का प्रभाव होता है तो वह आपका होता है, ठीक है, चालकता। अब यहाँ देखते हैं धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए।
धातुओं के कुछ भौतिक गुण हैं, जैसे कि आपका हो गया शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। सेकंड आपका है धातुएं समानता कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। नेक्स्ट आपका है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इन गुण धर्म को आघात वजनीयता कहते हैं। जैसे सोना चांदी सबसे अधिक आघात वर्धन्य होते हैं। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट आपका एक्स। एक्स क्या है, इसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। सभी एक्स खनिज नहीं होते हैं दोस्तों, और देखिए सभी एक्स खनिज नहीं होते हैं और सभी खनिज एक्स होते हैं। ओके दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सभी एक्स खनिज होते हैं, लेकिन दोस्तों सभी खनिज आपके एक्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों प्रकृति में पाए जाने वाले एक्स को निम्न प्रकार से बांटा गया है। जैसे कि आपका हो गया ऑक्सीकृत एक्स, ये आपका हो जाएगा सल्फेट, सिलिकेट और कार्बोनेट। सेकंड आपका है हेलाइड, Al, K, Mg, Na तथा Al। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। एक्सों में से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करना, वह उनका शुद्धिकरण धातु का निष्कर्षण कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है। यह विधि उन एक्सों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें एक्स अथवा उनमें उपस्थित गैर उनकी एक ही प्रकृति लोह चुंबकीय होते हैं। इन विधि द्वारा समानता चुंबकीय और अचुंबकीय प्रकृति के पदार्थ का पृथक्करण किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग प्रबलन की। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं हम लोग प्रगलन की। प्रगलन क्या होता है दोस्तों, प्रगलन धातु निष्कर्षण का एक विधि है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जल धातु निष्कर्षण विधि को समझाइए। यह विधि एक सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक धातु अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इनमें विलयन से उपस्थित दोस्तों विस्थापित कर देती है। इस विधि में संयुक्त एक्स के विलयन की प्रक्रिया उचित अभिकर्मक के साथ करने पर कम सक्रिय धातु अवक्षेपित हो जाती है। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ देखते हैं कि विद्युत अपघटनीय विधि क्या होती है। दोस्तों उच्च विद्युत धनात्मक की धातुओं का निष्कर्षण उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड इत्यादि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है, क्योंकि इनके यौगिक का अपचयन समान अपचयों के द्वारा नहीं होता है। इनका विद्युत अपघटन भी जलीय अपघटन में नहीं किया जाता है, क्योंकि इन धातुओं का मानक ऑक्सीकारक विभव हाइड्रोजन की सापेक्ष बहुत अधिक धनात्मक है। इसलिए ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। यह जल की क्रिया तो करती हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है खनिज का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। दोस्तों धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन। ठीक है, धात्विक, अधात्विक और खनिज। दोस्तों खनिज का वर्गीकरण आपका 3 वर्गों में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है फेन प्लावन विधि में किस तरह के एक्सों का सांद्रण किया आता है। दोस्तों इस विधि में हल्के एक्सों का सांद्रण किया आता है। किसका? हल्के एक्सों का। अब यहाँ देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के समान लक्षण क्या हैं। दोस्तों पहला हो जाएगा आपका प्रत्येक आवर्त के तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में है। ठीक है। सेकंड आपका होगा एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुणों में समानता होता है। और तीसरा आपका है सारणी में रिक्त स्थान वाले
तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है? वर्ग क्रमांक के तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। जैसे कि आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषता क्या है? आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषता क्या है। दोस्तों आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, ना आप लोग शेयर किए हो। अगर आप नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे ही अच्छे हम क्लास आपके लिए लेकर आते रहें। अब यहाँ हम देखते हैं आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताएं। पहला आपका है, एक ही उपवर्ग के तत्वों के गुणों में आपस में समानता होती है, परंतु उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग के तत्वों के गुणों में विभिन्नता होती है। एक ही उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। अब यहाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल सात आवर्त होते हैं। अति लघु आवर्त में कितने तत्व होते हैं दोस्तों? इसमें आपके 2 तत्व होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि दीर्घ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? दोस्तों इनमें चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं दोस्तों। कितने? चौथे एवं पांचवें में आपके 18 तत्व होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 2 लाभ बताइए। पहला आपका है सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक और नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक। ओके दोस्तों, ये हो गए आपके मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 लाभ है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी के कोई 3 दोष है। असमान तत्वों, देखिए दोस्तों आवर्त सारणी से आपके 2 लाभ दोस्तों, 2-3 लाभ या फिर 2-3 हानि आपसे पूछ लेगा। तो अब ये आपका है देखिए दोष है, असमान तत्वों को एक साथ रखना, उसके बाद समान तत्वों को अलग अलग रखना। दोस्तों इनका तीसरा है दुर्बल मृदा तत्वों का स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है धातु तथा अधातु का आशय स्पष्ट करिए। दोस्तों धातु कम विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका है मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन मोसले ने किया है दोस्तों। किसने किया है? मोसले ने किया है। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, सरल आवर्त किसे कहते हैं? एक अस्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है उसे सरल धारा कहते हैं, तथा सेल बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा। अब यहाँ देखते हैं कि विद्युत धारा की स्रोत है। दोस्तों आपका पहला जाएगा सेल और दोस्तों आपको जाएगा जनरेटर। दोस्तों आपका सौर ऊर्जा भी होता है, आपका पवन ऊर्जा भी हो सकता है, सब आपके विद्युत धारा के स्रोत हैं। अब यहाँ हम देखते हैं विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रभावित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं एमीटर क्या है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मापन के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है एम्पियर कहलाता है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने या विभवांतर के मीटर के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ओके चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या है? किसी निश्चित चालक के लिए चालक के सिरों का विभवांतर V और उससे प्रभावित धारा I का अनुपात स्थित होता है। इस अनुपात V/I को चालक या विद्युत धारा R कहते हैं। दोस्तों आपका हो जाएगा R बराबर V/I, यानी आपका हो जाएगा प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा
धारा, ठीक है। वोल्ट में आपका V दोस्तों, ठीक है, और एम्पियर में आपका I। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, उसका आप होता है मात्रक ओम है। अब यहाँ हम बात करते हैं फ्यूज की। फ्यूज किसे कहते हैं कि जो घर में, अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं चुंबकत्व की। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट आपका है चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है दोस्तों, उसका कारण क्या है। देखिए पहला आपका है चुंबक में सदैव पाए जाते हैं क्या दोस्तों, आपकी दिशाएं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है चुंबक में अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं होता है। किसी चुंबक में दो उत्तरी व दो दक्षिणी ध्रुव नहीं होता है, एक ही एक होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। विद्युत चुंबक के उपयोग बताइए। विद्युत चुंबक के उपयोग है टेलीग्राम एवं टेलीफोन यंत्रों का उपयोग दोस्तों। जहाँ जहाँ दोस्तों आपके विद्युत चुंबक लगते हैं वह दोस्तों आपको पता होगा। आपका दोस्तों वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, आपका दोस्तों ठीक है पंखा हो गया, आपका स्पीकर हो गया, आपका घंटी हो गया दोस्तों, ठीक है, आपके कारखाने में भी लगते हैं। यानी सर जहाँ जहाँ आपने देखा है, जहाँ जहाँ आप इसका उपयोग होता है दोस्तों, आपको वो सब चीज़ों का इसमें मेंशन कर देना है। जो आपके बुक में लिखा है वही चीज़ आपको ना लिखकर दोस्तों आप लोग अपने मन से भी कुछ चीज़ें लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं दो आवेशों वस्तुओं में कम आकर्षण और कम परिकर्षण होता है। देखिए दोस्तों विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण बल तथा सजातीय वस्तु समान प्रकार के आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक क्या है, एकांक आवेश होता है दोस्तों। आवेश का मात्रक क्या है, एकांक आवेश किसे कहते हैं आपको ये बताना है। आवेश का मात्रक दोस्तों, आवेश का मात्रक आपका हो जाएगा, ठीक है, कूलाम। आवेश का मात्रक आपका हो जाएगा कूलाम। ये जिस समान परिणाम के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी स्थित होने पर परस्पर 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाएगा। ओके दोस्तों, चलिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या है दोस्तों। आवेश प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका दोस्तों मात्रक क्या होगा आपका एम्पियर, ठीक है, इसका मात्रक आपको हो जाएगा एम्पियर। अब यहाँ ओके दोस्तों देखिए अब यहाँ पे आपका दिया गया है कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये होते हैं आपके 2 प्रकार के, ठीक है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दोस्तों आज हम बस यहाँ तक दोस्तों आपकी क्लास को लेते हैं दोस्तों। इसका हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे क्योंकि दोस्तों ये क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि आपकी क्लास बहुत ही लंबी हो जाए दोस्तों। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि इसका सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका फर्ज है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। हम मिलते हैं फिर इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग इतना याद करिए, इतना आप लोग पढ़िए। थैंक यू।